अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कि इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम्स आते हैं उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, डेफिनेट डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट होते हैं, शार्प लाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करते हैं और जो उसका टेम्परेचर होता है और जो उसका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि हर फ्लोरीसीन, हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ा कि एक ख़ास प्रेशर के ऊपर ही हमें अटेन हो सकती है, इसके अलावा अटेन नहीं होती। तो इसी तरह से जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो भी लो प्रेशर पे ही अटेन हो सकता है। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से लाइट निकलेगी उसका कलर जो होगा वो ब्लूइश होगा। जैसे जब भी ब्लूइश कलर की लाइट निकलती है तो हम कहते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि जो उसकी लाइट होगी वो ब्लूइश कलर की है, मतलब कि इस रेंज में जो है वो लाइट प्रेजेंट है। देन हम उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर में उसका स्पेक्ट्रम्स को चेक करते हैं। और जब हम स्पेक्ट्रम्स को चेक करते हैं तो वो सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस होती हैं, और इन लाइंस को हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लाई कर रही होती है बिटवीन विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। और इनको इन स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है वो लेमन सीरीज़ है, दूसरा बाल्मर सीरीज़ है, ये तीसरा पास्टियन सीरीज़ है, फोर्थ हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ है, और 5 हमारे पास फंड सीरीज़ है। लेमन सीरीज़ जो है हमारे पास वो यूवी रीजन में फॉल करेगी, मतलब कि इसकी जो रेंज होगी वो 10 to 400 नैनोमीटर होगी। बाल्मर सीरीज़ जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन में ही है, और पास्टियन सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज़ ये आईआर रीजन में आएंगी, मतलब कि ये सारी की सारी हमें विजिबल होंगी एक्सेप्ट लेमन सीरीज़। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ 4 सीरीज़ आती हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल के डिस्कवर होने से पहले डिस्कवर की गई थी। लेकिन और जो ये हमारे पास वेव नंबर है वो टेबल 5.2 में दिखाए गए हैं कि पास्टियन सीरीज़ है तो उसकी आईआर रीजन क्या है। अगर हमारे पास लेमन सीरीज़ है तो उसकी यूवी रीजन क्या है। लेमन सीरीज़ है तो उसका यूवी रीजन क्या, बाल्मर सीरीज़ है तो उस टाइम पे विजिबल रीजन उसकी रेंजेस क्या आ रही हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पास्टियन सीरीज़ है तो उस टाइम पे हमारे पास जो वेव नंबर है ये हम कहते हैं स्पेक्ट्रम आ रही हैं वो किस किस वेवलेंथ पे हमारे पास अटेन हो रहे हैं। तो ये सारी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब भी जो हाइड्रोजन गैसेस को स्पेक्ट्रम को चेक किया जाता है तो उसमें किस तरह के रीजन्स आते हैं, कौन सी सीरीज़ आती हैं जिनमें इनको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। ये जब बोहर मॉडल आया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और डिपेंड करते हैं उनकी एनर्जी पे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट पे मूव करेगा। एक ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है एनर्जी पे कि किस ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा होगा। जब भी हाइड्रोजन गैस को हीट करवाया जाता है या सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जो एनर्जी स्टेट है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, और वो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी की होती है। देन हम क्या करते हैं, बात कर रहे थे जैसे हमने पहले बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जब भी फ्रॉम हाई लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिससे वो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ना एनर्जी गेन करता है ना लूज़ करता है। लेकिन जब वो एक्साइट करता है उस टाइम पे जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि वो अब्जॉर्ब करता रहे और उस ऑर्बिट के अराउंड मूव करता रहे, उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहे उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में। लेकिन जब भी एक्साइटेशन होगी तो वो ज़्यादा देर तक उस एनर्जी को अटेन नहीं कर सकते। क्या होता है, डी एक्साइटेशन होते जाती है, और वो डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी इमिट होती है वो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जितनी उस इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन की होती है। वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है वो इन द फॉर्म ऑफ हमें रेडिएशन, वो मिशन होती है, और वो उस बाद में स्पेक्ट्रम के तरह के हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। एस यू सी इन योर पेज फिगर 5.17 के यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है। ये बेसिकली जो एरोज शो हो रही हैं ये डी एक्साइटेशन की है, कि जब एक्साइटेशन हुई थी और दोबारा डी एक्साइटेशन हो रही है तो लेमन सीरीज़ जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है,
विजिबल की एक्साइटेशन उससे कम हुई, फिर पास्टन की डे एक्साइटेशन उससे कम, ब्रैकेट की और फंड की एक्साइटेशन जो थी, स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब कि स्मॉलर एनर्जी लेवल्स पे ही उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की बिटवीन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइटेशन की एंड डी एक्साइटेशन की। जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होगा, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ कम होगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कम होगी। लेकिन जितने ऑर्बिटल्स की एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर एक हमारे पास हाइड्रोजन 1 ऑर्बिटल में, वो 9th ऑर्बिटल में जाए तो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो 8 ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके जाएंगे और उतनी ही इमिट होगी, तो ये ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन जब एक शेल से दूसरे शेल में, जैसे थर्ड से फोर्थ शेल में एक्साइटेशन हुए, तो उस टाइम पर जो डी एक्साइटेशन होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। फिर हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर थ्योरी। ये हमने जैसे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किया था, या डेरिवेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस ऑफ 9th ऑर्बिटल्स में गया था, उसमें अंदर जो वैल्यूज़ आई थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ई आई थी, जो थी जेड स्क्वायर me4/8πε0 और नेगेटिव साइन के यहाँ पर ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही हैं। सो ये हमारे पास क्या थी, एनर्जीज थी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो ई की वैल्यूज़ आई थी, हम कहते हैं कि हमने वेव नंबर और फोटॉन्स और वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज़ का कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी दो ऑर्बिटल्स को ले लेंगे और उनका एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक जो एनर्जी ली वो ऑर्बिट 1 के लिए और दूसरी ऑर्बिट वो 2 की ली है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n2 टू n1, n1 से n2 में जाता है और दोबारा n2 से n1 में आता है, तो उसके ऊपर जो फोटोन ऑफ लाइट होती है वो कितनी इमिट हो रही होती है। तो यहाँ पर जो हम वेव लेंथ है वो लैम्डा और वेव नंबर जो है वो म्यू बार मिलेंगे, और ये दोनों चीज़ें जो डिपेंड कर रही होती हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो इमिट हो रही होती है बाय द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब इमिट होती है, जब वो डी एक्साइटेशन करता है। तो यहाँ पर हमने दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ले ली, E1 जो है हमारे पास ZE4/8πε0n2h2 माइनस में, और सेकंड जो है उसमें n ऑर्बिटल जो है वो चेंज है। हम क्या करेंगे, हम डेल्टा ई लेंगे, डेल्टा इज़ फॉर चेंज इन एनर्जी, ये हमारी इक्वेशन 22 है, जैसे हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में किया था लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, जो एक कांस्टेंट है वो एक साइड पे ले लेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको माइनस कर लेंगे। अब हमने माइनस किया तो हमने कहा कि जो चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम पे वो हमेशा 1 होता है, तो जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी Z²m4/8πε0h2, इसकी वैल्यू को जैसे हम लोगों ने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स में भी देखा था कि 2.118 होती है इंटू 10⁻18 1/n²। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स 1/n² 1 है और 1/n² 2 है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करें कि हमने एक ऑर्बिटल 1 लिया और एक ऑर्बिट 2 लिया हुआ है। इनकी जो एनर्जीज होंगी वो भी चेंज, इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो भी चेंज होंगी, क्योंकि n जो है वो 1 है, n1 जो है वो ऑर्बिटल 1 की बात हो रही है और n2 ऑर्बिटल 2 की बात हो रही है, एक की वैल्यू 1 होगी एक की 2 होगी। अब इस n1² और n2² से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिट n1 था उसकी एनर्जी लो थी, जबकि n2 जो था उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इनके एडजस्टेंट ही लें, मतलब कि अगर n1 है तो n1 के साथ हम n4 को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में हो रही है, जंपिंग किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में हो रही है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा ई को किसके इक्वल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी ई इज इक्वल टू एच म्यू। तो डेल्टा ई की जगह हम एच वी की वैल्यू लगा लेते हैं और एच को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो h² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और h³ बन जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन 4 है वो इस तरह से होगी, v म्यू इज़ इक्वल टू me4/8π² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ये हमने हर्ट्स में इसलिए ली है वैल्यूज़ को, जॉल में इसलिए ली क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के लिए हम हर्ट्स को यूज़ करते हैं कि कितना एक चीज़ ने सर्कुलर पाथ को मैयर किया है। हम कहते हैं कि कितना डिस्टेंस मेंटेन किया, कितना डिस्टेंस जो है वो उसको कवर किया है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को हर्ट्स में ले रहे हैं।
यहाँ पर जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है भी, उसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है। हर्ट्स इसका मतलब है साइकिल पर सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ पर म्यू लिया है तो म्यू की जगह हम हर्ट्स लेते हैं। जब हम एनर्जी लेते हैं उस टाइम पे हम लोग जो वैल्यू लगा पुट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास जाउल होती है या फिर किलो जाउल पर मोल होती है। लेकिन जब हम म्यू लेंगे, फ्रिक्वेंसी को लेंगे, तो हम हर्ट्स में बात करेंगे, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ने कितने साइकिल को कवर किया है। अगर हमने इसी को वेव नंबर में लेना हो तो हम जो है म्यू को इक्वल कर देते हैं, इज़ इक्वल टू सी म्यू बार। और जब हम सी म्यू बार कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो सी है वो एच स्क्वायर के साथ आगे ऐड हो जाएगा, एच क्यूब के साथ सी आ जाएगा। और जब जो वैल्यू होगी वो हमारे पास चेंज होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी विद 2.18 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है विच इज़ 3 इंटू 10⁸ पर सेकेंड। तो ये हमारे पास टोटल लाइट की एनर्जी हो जाएगी, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी देन हम कहेंगे हमारे पास क्या आ गया, वेव नंबर आ गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफेक्ट बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो बेसिकली वेव नंबर और हमारे पास वेव की जो है नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। इसके अलावा हम लोग अब जो बात कर रहे हैं वो डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे कि बोहर की अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उन्होंने बहुत से रिसर्च गेट्स को भी ओपन किया, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये लॉ नहीं बन सका। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इनके मॉडल जो है, इनकी थ्योरी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकी। तो वो लिमिटेशन है, वो डिफेक्ट क्या थे, उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन तो किया था ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और आयंस को, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे। बट ये जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई इनके ओरिजिन्स को और स्पेक्ट्रम्स को, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन थे, या हम उन्हें कहते हैं कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, जैसे लाइक हीलियम, लिथियम, बेरियम। अगर इनके इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एटम को एक एक रखा गया तब तो बोहर इनको डिफाइन कर पाया, बोहर की थ्योरी इनको सेटिस्फाई किया। लेकिन अगर हम लोग इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं या हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पूरा रखते हैं, दैन हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल डिफाइन नहीं कर सका, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो दैट ये जो हमारे पास थी बोहर की पहली लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बोहर एटॉमिक मॉडल की दूसरी लिमिटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, जब भी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, ये बेसिकली यही है कि जब इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्टेड किया है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में या हीट किया गया हाइड्रोजन गैस को, तो एक्साइटेशन हुई, डी एक्साइटेशन हुई। इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी इमिट हुई, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और इमिट हुई, इनको डिटेक्टर के थ्रू, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसको देखा गया कि ये चीज़ें क्या हैं। तो जो इंडिविजुअल लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो बहुत सी सेवरल वायरी फाइन लाइंस में चेंज होगी। मतलब कि जो ओरिजिनल लाइंस थी वो सब डिवाइड होगी इनटू अदर लाइंस। इन्हें जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक अल्फ़ा हाइड्रोजन की एक लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर हम उसको बाल्मर सीरीज़ में देखते हैं तो वो 5 लाइंस में होती है, कंपोनेंट्स लाइंस में होती हैं। इसे हम कहते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर है। लेकिन बात ये थी कि जो अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस थी सिंगल लाइन में, वो ये सजेस्ट कर रही थी कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर नहीं होता, मतलब कि एक स्पिन नहीं होती, डिफरेंट स्पिन होती हैं डिफरेंट सीरीज़ में, डिफरेंट वेवलेंथ पे, कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अगर एक वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है वो कुछ होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, लेकिन दूसरी का वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उनकी उस टाइम पे मूवमेंट कुछ और जो हो सकती है। लेकिन बहुत एटॉमिक मॉडल ने इस बारे में फाइन स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये थ्योरी फेल्ड हो गई। ये थ्योरी फेल्ड क्यों हुई, इसी वजह से, इनके ये डिफेक्ट की वजह से, जिसमें फर्स्ट डिफेक्ट जो था वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो सेकंड था वो ये था कि फाइन स्ट्रक्चर्स एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर का स्ट्रक्चर। हमारे पास जो बोहर का थर्ड जो इसकी डिफेक्ट था वो ये था कि जो बोहर था उन्होंने ये कहा था, ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं और वो एक सेकंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे होते हैं
हाइड्रोजन एटम के उन्होंने ये सजेशन दी थी। बट जब रिसर्च देखी गई, रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिंगल प्लेन पे नहीं होती बल्कि 3 डायमेंशनल प्लेन पे होती है। 3 डायमेंशनली वो स्पेस पे मूव कर रहे होते हैं। और एटॉमिक मॉडल जो होता है वो फ्लैट नहीं होता बल्कि 3 डायमेंशनल होता है, वो सर्कुलरली मूव कर रहा होता है, टाइम टू टाइम वो मूव कर रहा होता है। तो ये थर्ड डिफेक्ट था बोहर एटॉमिक मॉडल का कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलरली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन रिसर्च जब की गई इन चीज़ों पे तो उन्होंने कहा कि सर्कुलर मूव नहीं कर रहे होते बल्कि 3 डायमेंशनली मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो 3D होता है, ना कि वो फ्लैट है। फोर्थ हमारे पास आते हैं कि जब भी एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती हैं इनटू क्लोजली स्पेस लाइंस में। और ये टाइप ऑफ स्प्लिटिंग जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की से हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट है। जब भी हाइड्रोजन के एटम को हमें इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में हम यूज़ कर रहे हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास जो स्प्लिट होंगी या फाइन लाइंस आएंगी जिसे हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं वो क्लोजली स्पेस लाइंस होंगी, उससे हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एक सोर्स की जो कि सोडियम स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जो स्प्लिटिंग होगी सो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो 2 लाइंस ही आएंगी सोडियम के कंपोनेंट की। तो दैट्स मीन कि हाइड्रोजन जो है अगर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसकी लाइंस ज़्यादा फाइन होंगी और क्लोजली पैक स्पेस्ड होंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग उसको वीक में रखेंगे तो वीक लाइंस आएंगी, इसे हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट है ये। इसके अलावा अगर हम लोग एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिमिलर स्प्लिटिंग ही होगी, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी उन्हें हम कहते हैं ये स्टार्क इफेक्ट है। एक ज़ीमन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और स्टार्क इफेक्ट है जिसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं। लेकिन जो हमारे पास बोहर की थ्योरी थी वो इसको डिफाइन नहीं कर पाई। सो ये हमारे आज का टॉपिक था जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते क्या हैं। इसके बाद हम लोगों ने उसके 7 क्लासिफिकेशन पढ़ी कि किस किस रेंज में होता है। दैन हम बोहर के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसकी एक्साइटेशन और डे एक्साइटेशन देखी कि जो हमारे पास लेमन सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक्साइटेशन उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होती है। इसके अलावा देन हमने बोहर के वेव नंबर और वेव के कैलकुलेशंस को पढ़ा कि अगर हम लोग वेव नंबर या फिर वेव पार्टिकल्स की निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। देन और उसमें हमने ये देखा कि हम लोगों ने एच वी और एच म्यू को की एडिशन की। एच म्यू और एच वी की एडिशन करने की वजह से ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मूवमेंट का पता चल गया कि अगर हम लोग फ्रॉम एक एडजेसेंट ऑर्बिटल्स लेते हैं उस टाइम पे जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो लेस डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम लोग उनकी ऑर्बिटल्स ज़्यादा डिफरेंस पे लें उस टाइम पे जो वैल्यूज़ में चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट हो रही है। नेक्स्ट हमने बोहर एटॉमिक मॉडल्स देखा कि बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट क्या हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट डिफेक्ट जो था वो ये था कि ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया पॉली इलेक्ट्रॉन या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। इसने जो बोहर थे उन्होंने हमेशा जो है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड उनका था वो ये था कि हाइड्रोजन गैस जो है जो एब्जॉर्ब हो रही है या उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जा रहा है तो वो सेवरल वेरी फाइन लाइंस में चेंज हो जाते हैं और ये डिफरेंट सीरीज़ में भी हमें नज़र आ रही होती हैं। हम कहते हैं ये फाइन स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन बोहर इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ जो हमारे पास था वो ये था कि बोहर ने कहा था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। लेकिन रिसर्चेस थी उनके वो शो कर रही हैं कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सिंगुलर प्लेन में नहीं होती बल्कि 3 डायमेंशनली वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है जो कि हम स्पेक्ट्रोमेट्री में देखते हैं। फर्स्ट ज़ीमन इफेक्ट है जो रिलेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से और स्टार्क इफेक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब भी हम लोग एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
तो जब भी प्लेस करेंगे तो हमारे पास स्प्लिट होंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे और क्लोजली स्पेस लाइंस होती हैं। और जब भी हम उनको स्पेक्ट्रल लाइंस को देखेंगे तो हम कहेंगे ज़ीमन इफेक्ट है कि ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। लेकिन अगर हम लोग उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करें तो ये जो हमारे पास स्प्लिट होंगी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो भी सेम होंगी, लेकिन वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास स्टोक इफेक्ट था। तो ये चीज़ें बहुत डिफाइन नहीं कर पाए, ये इनके डिफेक्ट थे। यही आज का हमारा टॉपिक था।